दी शांति निकेतन। ये शहर का वो इलाका था जहाँ के पत्ते भी इजाज़त लेकर हिलते थे और यहाँ की सड़कों पर महंगी गाड़ियों का शोर नहीं बल्कि उनके इंजन की सरसराहट सुनाई देती थी। हर घर के बाहर दो दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जैसे वो कोई घर नहीं बल्कि कोई किला हो। मगर इन किलों के अंदर रहने वाले लोग असलियत में कितने आज़ाद थे, ये कोई नहीं जानता। शहर का सबसे बड़ा और पुराना बंगलो था वर्धन निवास, जिसके मालिक दिग्विजय सिंह वर्धन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। सफ़ेद कुर्ता पजामा, आंखों पर महंगा चश्मा और हाथ में सोने की मुठ वाली लाठी। दिग्विजय सिंह का दबदबा ऐसा था कि लोग उनके सामने सांस भी संभाल कर लेते थे। आज दिग्विजय सिंह की शादी की 25वीं सालगिरह थी। पूरा बंगलो फूलों और रोशनियों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहर के बड़े बड़े मंत्री, फिल्म स्टार और बिजनेस टाइकून वहां मौजूद थे। और दिग्विजय सिंह की पत्नी सावित्री देवी, जिसने हीरो का वो हार पहना था जिसकी कीमत में एक पूरा शहर खरीदा जा सके, वो मुस्कुराकर सबसे मिल रही थी। मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो बार बार अपने बड़े बेटे आदित्य को देख रही थी, जो एक कोने में खड़ा शराब का गिलास हाथ में पकड़े गुस्से में लग रहा था। पार्टी जब अपने शबाब पर थी तो दिग्विजय सिंह स्टेज पर आए। उन्होंने माइक संभाला और सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। दोस्तों, आज मेरी सिल्वर जुबली है। लोग कहते हैं कि वर्धन परिवार सबसे सुखी है, लेकिन आज मैंने तय किया है कि मैं अपने इस शांति निकेतन की शांति भंग करूंगा। आज हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम होगा सच का साया। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे? दिग्विजय सिंह ने उसका हाथ झटक दिया और एक पुराना चमड़े का बैग खोला। इस बैग में इस बस्ती के हर बड़े घर की एक ऐसी सच्चाई थी जो कल सुबह तक अखबार की सुर्खी बन सकती है। फिर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम अमीर लोग राज छुपाने में काफ़ी माहिर हैं, है ना? फिर दिग्विजय सिंह ने एक फाइल निकाली और सामने बैठे खन्ना जी की तरफ इशारा किया। क्यों खन्ना जी, आपका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा तो बस एक दिखावा है ना? असली पैसा तो उस ज़मीन से आता है जो आपने गरीब किसानों को धोखा देकर हड़प ली थी। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। खन्ना साहब के हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ शक की निगाहों से देखने लगे। फिर आदित्य स्टेज की तरफ बढ़ा और अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए पापा, आप ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जोर से हंसा। बेटा, अभी तो सिर्फ पड़ोसियों की बारी आई है। अभी तो इस घर के अंदर के राज बाकी हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं सबको बताऊं कि तुम्हारी आइडियल माँ रात को नींद की गोलियां क्यों खाती है? या फिर ये बताऊं कि तूने पिछले महीने उस एक्सीडेंट का इल्ज़ाम अपने ड्राइवर पर क्यों डाला? सावित्री देवी वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उनके महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी आग लगा दी थी जिसमें सबका जलना तय था। दिग्विजय सिंह के अल्फाज किसी बम धमाके से कम नहीं थे। पूरा हाल जो कुछ देर पहले हंसी मजाक और संगीत से गूंज रहा था, अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया। खन्ना साहब अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और उनकी पत्नी की नज़रें ज़मीन की तरफ गिरी हुई थीं। आदित्य ने अपने बाप का हाथ जोर से झटका। बस कीजिए पापा, आप होश में नहीं हैं। आपने ज़्यादा पी ली है। चलिए अंदर। तभी आदित्य ने इशारा किया तो दो गार्ड्स आगे बढ़े, मगर दिग्विजय सिंह ने अपनी सोने की मुठ वाली लाठी हवा में लहरा दी। खबरदार, जो अपनी जगह से भी हिला, उसे मैं अभी इसी शहर से बेदखल कर दूंगा। दिग्विजय सिंह की गरजती हुई आवाज़ ने गार्ड्स के कदम रोक दिए। फिर उन्होंने सावित्री देवी की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल कुर्सी पर सुन बैठी थी। क्यों सावित्री, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी महानता के किस्से सबको सुनाऊं कि कैसे तुमने 20 साल पहले मेरे छोटे भाई को इस घर से निकाला था ताकि सारी जायदाद बस हमारे बड़े बेटे आदित्य के नाम हो सके? सावित्री देवी ने तड़प कर दिग्विजय सिंह की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा डर और नफरत का मिलाप था। उन्होंने धीरे से कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसी बीच पार्टी में मौजूद बाकी लोग धीरे धीरे सरकने की कोशिश करने लगे। खन्ना साहब ने अपने दोस्तों को इशारा किया। वो सब एक कोने में जमा हुए। खन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा, ये बूढ़ा पागल हो गया है। अगर इसने हमारे राज खोले तो कल हम सब जेल में होंगे।
या फिर किसी रोड पर। हमें इसे रोकना होगा, वो भी किसी भी कीमत पर। तभी वहाँ मौजूद एक बिजनेसमैन सिंघानिया ने कहा, रोकने का वक्त निकल गया है खन्ना, इसने आग लगा दी है। अब या तो ये बुझेगी या हम सब इसमें जलेंगे। इसके पास जो बैग है, बस हमें वो बैग चाहिए। जब स्टेज पर बाप और बेटे की बहस हो रही थी, तो तभी बंगलों की बालकनी पर एक साया नजर आया। ये अर्जुन था, दिग्विजय का छोटा बेटा, जो बरसों पहले घर छोड़कर चला गया था और जिसको सबने भुला दिया था। अर्जुन ने नीचे का मंजर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने अपने फोन पर एक बटन दबाया और अचानक हॉल की सारी लाइट्स गुल हो गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि लोग चिल्लाने लगे, गिलास टूटने की आवाज़ें आईं और एक चीख गूंजी जो सावित्री देवी की थी। फिर जब कुछ ही मिनटों बाद जनरेटर चला और लाइट्स वापस आईं, तो नज़ारा बदल चुका था। दिग्विजय सिंह वर्धन स्टेज पर गिरा हुआ था। उसकी सोने की लाठी दूर पड़ी थी और सबसे बड़ी बात, वो चमड़े का बैग गायब था। आदित्य अपने बाप के पास भागा। पापा, पापा। दिग्विजय सिंह जिंदा था पर बेहोश था। उसके सर से खून निकल रहा था और सावित्री देवी गायब थी। और वहाँ पर मौजूद हर शख्स, खन्ना, सिंघानिया और बाकी सारे अमीर लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। सबके जहन में एक ही सवाल था, बैग किसने चुराया और क्या उस बैग में वाकई सबके राज थे या दिग्विजय सिंह उन सब का इम्तिहान ले रहा था। खन्ना साहब, जो कुछ देर पहले पसीने में डूबे हुए थे, अब अचानक पुरइत्माद नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने महंगे कोट को ठीक किया और धीरे से अपने साथी सिंघानिया के कान में कहा, खेल खत्म सिंघानिया, अब ये बूढ़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबूत मेरे कब्जे में है। सिंघानिया ने हैरत से देखा, क्या मतलब? क्या तुमने अंधेरे में वो बैग चुराया है? खन्ना ने सिर्फ एक मगरूर मुस्कुराहट दी। अमीरों की बस्ती में दोस्ती नहीं, सिर्फ फायदा चलता है। मैंने गार्ड को पहले ही रिश्वत दे दी थी। आदित्य ने अपने बाप को संभाला, मगर उसकी नज़र दूर गेट की तरफ जाती हुई एक काली गाड़ी पर पड़ी। वो खन्ना की गाड़ी थी, जो तेजी से शांति निकेतन के मेन गेट से बाहर निकल रही थी। आदित्य ने अपनी स्पोर्ट्स कार निकाली और खन्ना का पीछा शुरू कर दिया। शहर की खाली और चमकती सड़कों पर दोनों गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थीं। आखिरकार एक सुनसान मोड़ पर आदित्य ने खन्ना की गाड़ी को घेर कर रोक लिया। खन्ना साहब, आदित्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। खन्ना गाड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में वही पुराना चमड़े का बैग था। बेटा, इस बैग में तुम्हारे बाप की मौत का सामान है। अगर मैं इसे पुलिस को दे दूं, तो तुम्हारा वर्धन खानदान सड़क पर आ जाएगा। हटो मेरे रास्ते से। फिर खन्ना ने जैसे ही बैग खोला ताकि वो आदित्य को धमका सके, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बैग के अंदर फाइल्स नहीं थी, बल्कि सिर्फ रद्दी अखबार और पत्थर थे। खन्ना हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो स्टेज से खुद ही बैग को उठाया था। तभी पीछे से एक और गाड़ी की लाइट्स चमकी। गाड़ी से जो बाहर निकला, वो कोई और नहीं बल्कि सावित्री थी, आदित्य की माँ। उसके हाथ में असली फाइल्स थीं और चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कुराहट। तुम्हें क्या लगा खन्ना, मेरे पति ने ये ड्रामा सिर्फ तुम्हें नंगा करने के लिए किया? नहीं, बल्कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो देख सकें कि इस शहर में हमारा असली दुश्मन कौन है। और तुमने जो बैग चुराया था वो नकली था, यानी तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम गुनहगार हो और तुम्हारे दिल में चोर है। सावित्री ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने असली फाइल्स पहले ही पुलिस कमिश्नर को भेज दी थी। यह पार्टी सिर्फ एक ट्रैप थी ताकि इन अमीरों के असली चेहरे सामने आ सकें। अगली सुबह तक शांति निकेतन की तस्वीर बदल चुकी थी। खन्ना साहब और उनके जैसे 5 मजीद बिजनेसमैन को फ्रॉड और करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दिग्विजय सिंह हॉस्पिटल में थे, मगर उन्होंने होश में आते ही अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद उन लोगों के नाम कर दी जिनका हक उन्होंने छीना था। वो बस्ती जो कभी शहर का गरूर थी, आज एक बदनुमा दाग बन चुकी थी। बहुत से लोग घर छोड़कर भाग गए ताकि बदनामी से बच सकें। फिर आदित्य और सावित्री ने उस महलनुमा घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब वो गेट से बाहर निकल रहे थे, तो आदित्य ने देखा कि गेट पर लगा सोने का गोल्डन गेट का बोर्ड अब मिट्टी में गिरा हुआ था। इंसान जितनी भी ऊंची दीवारें बना ले,
सच्चाई हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। अमीरों की वो बस्ती अब सिर्फ एक पुरानी दास्तां थी, एक ऐसी दास्तां जहां दौलत तो बहुत थी, मगर इज्जत और सुकून का नामो निशान नहीं था। अभी तो सिर्फ एक नकाब उतरा है, असली चेहरे अभी बाकी हैं। अगला चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर होनी चाहिए।